उस छोटे और पतले आदमी का चेहरा बदल गया। उसे गड्ढे से सिसकने और रोने की आवाज सुनाई दी, जो साफ तौर पर उस छोटी बच्ची की थी। धुएं और धूल के बीच से एक डार्क फिगर बाहर निकला, जिसने डरी हुई शिया शियुए को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उस छोटे और पतले आदमी ने ऊपर से नीचे तक उस शैडो को देखा। वो अभी भी अंधेरे में था। उसकी पूरी बॉडी में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तुम इसे नहीं हरा सकते। भागो। वो छोटा और पतला आदमी भाग निकला। उसे हैरानी हुई कि उस डार्क फिगर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपना डरावना मुंह खोला और अपनी बाहों में मौजूद शिया शियुए को नीचे देखा। उसने उस छोटे और पतले आदमी को डेजर्ट में पागलों की तरह भागने दिया। वो तब तक दूर भागता रहा जब तक कि वो डेजर्ट में एक काले धब्बे में नहीं बदल गया। शिया शियुए कांप रही थी और उसकी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आसमान से गिरी खजूर में अटकी इस ब्लैक शैडो के दांत बहुत तेज थे। पता नहीं ये क्या करने वाला था। थोड़ी देर के लिए शिया शियुए ने जितनी भी डरावनी कहानियां सुनी थीं, वो सब उसके दिमाग में घूमने लगीं, जिससे वो डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ईविल नाइटमेयर शैडो ने आराम से शिया शियुए को नीचे उतारा। ये छू लिन की एक और विल थी। अगर वो शिया शियुए को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता तो छू लिन उसे जिंदा काट डालता। अपनी एक नुकीली उंगली बाहर निकालकर उसने डेजर्ट की रेत से आराम से एक चॉकलेट बार उठाई, जो शिया शियुए की पॉकेट से गिर गई थी। क्रिक। ईविल नाइटमेयर शैडो ने प्लास्टिक बैग के साथ ही उस चॉकलेट बार को अपने मुंह में डाल लिया, जिसे देखकर पत्थर के पीछे छुपी शिया शियुए ने अपना सिर बाहर निकाला। काफी देर बाद शिया शियुए अपने पंजों के बल खड़ी हुई और हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट बार्स पसंद हैं? वो छोटा और पतला आदमी सड़क की तरफ भागा। उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि ये कोई म्यूटेंट बीस्ट या इंसान नहीं था, बल्कि कोई ऐसी सीक्रेट स्किल थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। मल्टीपल ब्लड की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के बिल्कुल करीब वो छोटा और पतला आदमी अचानक उछल पड़ा। यहां ऐसी भूतिया चीज तबाही मचा रही थी। कैंप को लूटने की तो बात ही छोड़ो, अभी अपनी जान बचाकर भागना जरूरी था। वो बिना पीछे देखे कैंप से भाग निकला। जहां तक कैंप में रुके उसके साथियों की बात थी, क्या अपनी जान से ज्यादा कुछ जरूरी था? कहां जा रहे हो? एक विशाल डार्क फ्लेमिंग जायंट उस छोटे और पतले आदमी के सामने खड़ा हो गया और उस दहकती आग ने डेजर्ट में एक भयानक रोशनी फैला दी। क्या? वो छोटा और पतला आदमी बुरी तरह डर गया था और घबराहट में उसने डार्क फ्लेमिंग जायंट की तरफ अपना मुक्का चला दिया। बैंग। उस छोटे और पतले आदमी का मुक्का उस डार्क फायर के अंदर नहीं जा पाया। छू लिन ने नीचे उस छोटे और पतले आदमी को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम। उस छोटे और पतले आदमी ने अपना हाथ पीछे खींचा। लिक्विड फ्लेम उसकी स्किन पर बह रही थी और उसका मांस और खून मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा। बैंग। डार्क फ्लेम जायंट ने अपना हाथ उस छोटे और पतले आदमी पर दे मारा। कैंप में पहली गाड़ी पर हमला हो चुका था और वहां अफरा तफरी मची थी। लाओ जिन, शियुए कहां है? शियुए, मास्टर शिया बिजनेस कार में छुप गए। उन्हें तो सबसे पहले वहां से गाड़ी लेकर निकल जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी गायब थी। अंकल जिन का भी बुरा हाल था। किसने सोचा था कि ऐसा हंगामा हो जाएगा? जिन कुछ लोगों को बाहर भेजा गया था वो भी लौटकर नहीं आए। मोटरकेड को लूटने वाले पक्के एक्सपर्ट्स थे। एक गार्ड ने डरते हुए कहा, मास्टर शिया, क्यों ना हम पहले यहां से निकल जाएं और सिचुएशन स्टेबल होने के बाद वापस आकर देख लें? मास्टर शिया ने उसे घूर कर देखा। सिचुएशन स्टेबल होने के बाद? मुझे तो डर है कि कैंप के लोग या तो मारे जा चुके हैं या उन्हें बांध दिया गया है। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। मास्टर शिया, मैं खुद उसे ढूंढूंगा। अंकल जिन ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। वो अचानक रुके और उन्होंने गाड़ी के बाहर खड़ी कुछ फिगर्स को देखा। कुछ लोगों के हाथों में चाकू थे। आग की रोशनी में उन चाकुओं पर खून लगा साफ दिख रहा था और हर किसी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अभी नहीं तो फिर मत जाओ। मास्टर शिया, आज का दिन तुम्हारे लिए अपना सारा माल उगलने का है। भिखारियों का एक झुंड तो 100 कॉइन्स भी नहीं निकाल सकता। मुझे लगता है मास्टर शिया हमें निराश नहीं करेंगे। मास्टर शिया का दिल अचानक बैठ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मेरी बेटी कहाँ है? शिया शियुए कहाँ है? हा 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 हा। फिर वो सारे लोग जोर से हंसने लगे। उनकी आंखों में दिख रही शैतानी का मतलब बिल्कुल साफ था। तुम मास्टर शिया को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उनके अंदर क्यूआई और खून का बहाव उल्टा घूमने लगा। ओल्ड शिया, जो फकाए मुस्कुराते हुए भीड़ से बाहर निकला। मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रख लूंगा। जल्दी से सारी कीमती चीजें बाहर निकालो। बिग गाय का टाइम वेस्ट मत करो। लाओ जू, अंकल जिन गुस्से से चिल्लाए, मास्टर शिया ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। जो फकाई ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बर्ताव? मैं एक कैरावन का इंचार्ज हूं और तुम लोग मुझे नौकरों की तरह इधर उधर दौड़ाते हो। क्या इसे अच्छा बर्ताव कहते हैं? मास्टर शिया ने अपना सीना पकड़ लिया और कांपती उंगलियों से जो फकाई की तरफ इशारा किया। अगर उन्होंने उसे काम न दिया होता तो वो एक आवारा ही रहता। वो अपनी आज की पोजीशन पर कैसे बैठ पाता? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंकल जिन ने अपनी क्यूई और ब्लड पावर को बाहर निकाल दिया। वो एक स्ट्रांग ब्लड वाले इंसान थे। हालांकि वो 10 सालों से इसी स्टेज पर अटके हुए थे,
लेकिन उनकी 10 जीन चेन्स पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी थीं और उनकी जीन एनर्जी उफान मार रही थी। 8 पोल फ्लाइंग स्कॉर्पियन। अंकल जिन की बॉडी एक ग्रेश ब्राउन कैरापेस से कवर हो गई और उनकी पीठ के पीछे जीन एनर्जी मटीरियलाइजेशन से बना एक डंक बाहर निकल आया। रिटर्न टू द एंसेस्ट्रल बीस्ट। जो फकाई अंदर से डर गया और तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन वो एक नॉन अवेकेंड पर्सन था। वो एक हाफ स्टेप ब्लड अवेकनर के सामने कितनी तेज भाग सकता था। अंकल जिन की पूंछ में एक हुक था जिसे उन्होंने जो फकाई की गर्दन में घुसा दिया। बो की एक साफ आवाज के साथ गले से गैस बाहर निकली और जहर खून में मिल गया। उस कोल्ड मैन ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे सामने मारने की हिम्मत कर रहा है। मैजिक लाइट स्कैटरिंग सोल पॉम। एक भयानक रोशनी चमकी और अंकल जिन के सीने पर जोर से टकराई। उनका मोटा शेल क्रिक की आवाज के साथ अंदर धंस गया। उस कोल्ड मैन के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने अपने हाथ से बगल से आ रही उस डंक वाली पूंछ को पकड़ लिया। हल्का सा जोर लगाते ही एनर्जी से बनी वो मजबूत पूंछ टूटकर अलग हो गई। आ आ अंकल जिन अपना सीना पकड़कर डेजर्ट में गिर पड़े। उनका कैरापेस उनका सबसे पावरफुल डिफेंस था, फिर भी वो स्ट्रांग ब्लड वाले इंसान के सामने कमजोर पड़ गए। उनका खून लगातार बह रहा था, जिसे पीली रेत सोख रही थी। उस कोल्ड मैन ने अंकल जिन को उठाया और मास्टर जो के सामने फेंक दिया। क्या तुमने सोच लिया? हमारे साथ कोऑपरेट करो और सारा पैसा निकालो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मास्टर जो ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी बेटी कहाँ है? उसे मुझे वापस कर दो। मेरा मोटरकेट तुम्हारा हुआ। क्यों? उस कोल्ड मैन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा इरादा कमजोर नहीं है, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें मार दूंगा। मास्टर जो ने एक शानदार पिस्टल निकाली और उस कोल्ड मैन पर निशाना लगा दिया। उस कोल्ड मैन ने बुलेट से खुद को बचाया और मास्टर जो के हाथ पर जोरदार लात मारी। बुढ़े, मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। डैड! अचानक एक आवाज आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ऊपर देखने पर धुंध के बीच से निकलते एक भूत की बाहों में मौजूद शिया शियुए ने अपना मुंह ढका हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शिया शियुए डर के मारे चीखी और ईविल नाइटमेयर शैडो की बाहों से कूदकर मास्टर शिया के गले लग गई। मास्टर शिया ने अपने हाथ के तेज दर्द की परवाह नहीं की। उन्होंने शिया शियुए को अपने पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में डर था और वो उस धुंधली शैडो को देख रहे थे। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली थी और कई खून के प्यासे जानवरों और स्ट्रांग अवेकनर्स का सामना किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने भूत और डीमंस जैसी कोई चीज देखी थी। ये क्या मुसीबत है? वो कोल्ड मैन भी चौंक गया। ईविल नाइटमेयर शैडो ने बिना कोई आवाज किए अपना मुंह खोला। उसके चिकने चेहरे पर एक दरार सी बन गई जो दोनों गालों तक जा रही थी। धुंध के बीच उसके कांटों जैसे तेज दांत नजर आ रहे थे। बढ़ती हुई धुंध के बीच उस कोल्ड मैन ने थोड़ी सी जेनेटिक एनर्जी महसूस की और उसका दिल बैठ गया। ये चीज जेनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है, मतलब ये पूरी तरह से अनजान नहीं है। वो कोल्ड मैन अपने मुंह तक आए इस शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर अपनी पावरफुल जीन एनर्जी को बाहर निकाल दिया और उसकी वेव्स एक के बाद एक फैलने लगीं। ये क्या बकवास है? इस जगह पर लॉजी का कब्जा है, यहां से दफा हो जाओ। वो कोल्ड मैन एक ह्यूमन टॉर्च की तरह लग रहा था। स्ट्रांग ब्लड की ताकत के प्रेशर से हर किसी का दिल कमजोर पड़ गया और उनकी सांसें अटकने लगीं। पूरा कैंप डरा हुआ था। सब खौफ में उस कोल्ड मैन को देख रहे थे जिसने अपनी ब्लड पावर को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। ली लिंगजी बेहोश हो गया। इतनी बड़ी दौलत के लालच में वो कोल्ड मैन भूल ही गया था। शिया शियुए को उसका ब्लड वॉरियर साथी ले गया था, तो फिर ये भूत उसे अकेले लेकर क्यों लौटा? उसका साथी कहाँ था? हे। ईविल नाइटमेयर शैडो की आंखों में मजाक चमक रहा था और धुंध में एक तरस खाने वाली आवाज गूंजने लगी। लुटेरों ने देखा कि उसके आसपास की धुंध और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। धड़ाम! आसपास की धुंध में लोग लगातार पीली रेत पर गिरने लगे। वो ये देखकर घबरा गए कि उनकी पलकें झपकने के अलावा उनकी बॉडी का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वो रेत में बिना हिले डुले जकड़े हुए पड़े थे। जीन एनर्जी मूव कर रही है। वो कोल्ड मैन तुरंत शांत हुआ। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि तुम जेनेटिक एनर्जी के सिस्टम के अंदर आते हो तो मैं तुम्हें खत्म करने के लिए जेनेटिक एनर्जी का ही इस्तेमाल करूंगा। तुम मरना चाहते हो? वो कोल्ड मैन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके हाथ खाली थे। उफान मारती जीन एनर्जी उसकी हथेली में एक गोल्डन स्पीयर में बदल गई। वो स्पीयर शानदार कांच की तरह चमक रही थी और उसमें से अचानक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लाइटनिंग और फ्लेम एलिमेंट्स की पावर उस स्पीयर में उबल रही थी और बाहर आने को बेताब थी। हिस! गोल्डन स्पीयर उसके हाथ में थी और वो कोल्ड मैन तेजी से आगे बढ़ा, जिससे डेजर्ट में एक भयानक हवा का झोंका पैदा हो गया। ही! ईविल नाइटमेयर शैडो झिलमिलाया और उन लुटेरों के बीच में प्रकट हो गया। धुंध हिलने लगी और ईविल नाइटमेयर की स्पिरिट के सप्रेशन के कारण हर किसी की मूवमेंट स्लो हो गई। उस कोल्ड मैन ने अपने दांत पीसे और उसकी स्पीयर ने स्पेस को फाड़ दिया। उसने अपने साथियों की परवाह किए बिना भीड़ में मौजूद उस ईविल शैडो पर हमला कर दिया। बॉस, मुझे मत मारो! भागो! बचाओ! बाकी लुटेरों में से कोई भी हाफ अ स्टेप इन ब्लड लेवल से ऊपर का नहीं था और सब ईविल नाइटमेयर की स्पिरिट के कंट्रोल में थे। भले ही वो मुश्किल से अपने कदम बढ़ा पा रहे थे,
लेकिन वो बचकर भाग नहीं सकते थे। बैंग! वायलेंट एलिमेंट्स की पावर ने ईविल नाइटमेयर शैडो की बॉडी के साथ साथ उन 7 या 8 लुटेरों को भी निगल लिया जिनके चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। तबाही मचाने वाली उस पावर ने आसानी से उनकी स्किन को फाड़ दिया और उनके मांस और खून को जलाकर राख कर दिया। जीन एनर्जी के इम्पैक्ट से धुंध काफी हल्की हो गई और ईविल नाइटमेयर शैडो उस धमाके में गायब हो गया। हा 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 हा! वो कोल्ड मैन मुस्कुराया और उसने सोचा कि ये कोई बड़ी मुसीबत थी, लेकिन ये तो बस एक मामूली सी चीज निकली। जहां तक ईविल शैडो को खत्म करने के लिए अपने साथियों को मारने की बात थी, उस कोल्ड मैन को पूरा भरोसा था कि उसके साथी इस डीमन को मारने के महान काम के लिए उसे माफ कर देंगे। अगर तुम मुझे माफ नहीं भी करते तो क्या, तुम तो मर चुके हो। इतने सारे रिसोर्सेज और पैसों के साथ क्या मैं नए नौकर नहीं ढूंढ सकता? मास्टर शिया के पीछे शिया शिवे डर से सिकुड़ गई। वो उस बड़े ब्लैक शैडो को 10 मिनट से भी कम समय से जानती थी। उसे नहीं पता था कि वो कितना स्ट्रांग था। अगर वो यहां उसकी वजह से मारा गया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। धुएं और धूल के बीच 4 या 5 मीटर्स ऊंचा हो चुका वो ईविल शैडो रेत और धूल में साफ नजर आने लगा। उसकी चिकनी काली बॉडी पर एक बड़ा सा मुंह बन गया था जो सीधा खुलता और बंद होता था और कांटों जैसे तेज दांतों से भरा हुआ था। शिया शियुए ने अपनी नाक सुड़की। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं, वो अभी भी जिंदा थी और वो बड़ा ब्लैक शैडो मरा नहीं था। गोल्ड सिजर्स! डेविल के हाथ के नीचे से ईविल नाइटमेयर शैडो का नुकीला और लंबा हाथ जोर से खरोंचते हुए बाहर आया। जब से चू लिन ने ये मूव सीखा था, कम पावर होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इस वक्त ईविल नाइटमेयर ने इसे बाहर निकालकर इस्तेमाल किया था। उस पंजे का नुकीला सिरा आधे मीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया और पर्पल ब्लैक धुंध को लपेटते हुए वार करने लगा। वो कोल्ड मैन जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी पूरी बॉडी की जीन एनर्जी आसमान छूने लगी और उसके सामने तेजी से जुड़कर एक छोटी गोल्डन शील्ड बन गई। वो शील्ड उसके सामने हवा में तैरते हुए घूमने लगी। जेड! गोल्डन शील्ड के बनते ही ईविल नाइटमेयर शैडो ने पलक झपकते ही उस शील्ड पर हमला कर दिया। एक ही पल में उस गोल्ड शील्ड से एक तेज और चुभने वाली आवाज आई और जीन एनर्जी की फ्लक्चुएशन तेजी से पूरे डेजर्ट में फैल गई। वो गोल्डन शील्ड सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही टिक पाई। शील्ड की सरफेस पर दरारें फैलने लगीं और फिर उसी जगह पर एक जोरदार धमाका हुआ। वो कोल्ड मैन तेजी से पीछे हटा। उसके चेहरे पर आए एक काले जलने के निशान को छोड़कर उसकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ये कोई मामूली चीज नहीं है। उस कोल्ड मैन ने अपने मन में सोचा कि वो एक स्ट्रांग ब्लड वाले इंसान के बराबर ताकतवर था। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये शैडो हर वक्त डेजर्ट में घूम सकता था। उस कोल्ड मैन ने एक गहरी सांस ली और उस ईविल शैडो की तरफ देखकर चिल्लाया, भूत! तुम और मैं एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। क्यों ना हम हाथ मिला लें और शांति से अपने अपने रास्ते चले जाएं? तुम्हें इस कैंप में जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। सभी लोगों की नजरें उस ईविल शैडो पर टिकी थीं। लुटेरों का लीडर होने के नाते उसका जिंदा रहना जरूरी था। एक ही शब्द में ये वहां मौजूद सभी लोगों की किस्मत तय कर सकता था। मास्टर शिया की हथेलियों में पसीना आ गया था। हालांकि उन्हें उस ईविल शैडो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो बस यही चाहते थे कि वो ईविल शैडो उन लुटेरों को भगा दे और उन्हें जिंदा बचने का एक रास्ता दे दे। शिया शियुए ने हल्के से अपने होंठ दबाए और मास्टर शिया के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस ईविल शैडो को पुकारा, बिग मैन, उसकी बात मत सुनना। ये लोग बुरे हैं। शियुए! मास्टर शिया हैरान रह गए और उन्होंने शिया शियुए का सिर वापस पीछे दबा दिया। अगर वो भूत भड़क गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस वक्त वो शिया शियुए को तुरंत इस जगह से बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन उनका हाथ टूट चुका था और लाओजिन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी बस आखिरी सांसें चल रही थीं। उनकी स्किन थोड़ी सिकुड़ गई थी। बाकी नॉर्मल गार्ड्स तो बेहोश पड़े थे। उनके जीने मरने का कुछ पता नहीं था, यहां तक कि इस वक्त मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। शिया शियुए की आवाज कैंप में गूंजी। ईविल नाइटमेयर शैडो ने जैसे उसकी आवाज सुनी ही नहीं और वो धुंध में तैरता रहा। काफी देर बाद ईविल नाइटमेयर शैडो के गले से एक भारी और डरावनी आवाज निकली, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, कमीने! वो कोल्ड मैन गुस्से से पागल हो गया। कोई भी किसी को नहीं मार सकता, तुम किसे डरा रहे हो? वो कोल्ड मैन आगे बढ़ने ही वाला था कि हवा से कोई गोल चीज गिरकर उसके सामने आ गिरी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो उसी ब्लड वॉरियर साथी का सिर था जो शिया शियुए को ले गया था। उसका आधा सिर जल रहा था और उसके चेहरे पर डर और खौफ साफ दिख रहा था। ये साफ था कि मरने से पहले उसकी हालत बहुत बुरी हुई थी। ये सब क्या है? वो कोल्ड मैन अंदर तक कांप गया और डर के मारे पीछे हट गया। उसे अचानक याद आया कि शिया शियुए को ये ब्लैक शैडो वापस लेकर आया था। इसका मतलब था कि जो लुटेरा उसे ले गया था वो या तो हार कर भाग गया था या फिर मारा गया था। अब देखकर लग रहा था कि वो मारा जा चुका था। डेजर्ट में एक हल्की सी आवाज गूंजी और फटे पुराने कपड़े पहने एक जवान लड़का उसके सामने आ गया। एक ब्लड वॉरियर को मारने में तुम इतना टाइम कैसे लगा सकते हो? मुझे ही ये काम करना पड़ेगा। ईविल नाइटमेयर शैडो ने अपना मुंह खोला और बिना कोई आवाज किए हंसने लगा, लेकिन उसने चू लिन की बात का कोई विरोध नहीं किया। बाहर आकर मजा करने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है।
वो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म कर देता? अंकल जिन ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं। सामने चू लिन को देखकर वो हैरानी से उसे घूरते रह गए। ये वो कैसे हो सकता था? क्या वो सिर्फ एक आम रेफ्यूजी नहीं था? आह! शिया शिवे भी हैरानी से चिल्लाई और फिर तुरंत अपना मुंह बंद करके चुपचाप देखने लगी। चू लिन को वो खुद टीम में लेकर आई थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक अवेकनर होगा। सिर्फ मास्टर शिया ही कंफ्यूजन में थे। उन्होंने चू लिन को पहले कभी नहीं देखा था। अब सब खत्म। उस कोल्ड मैन के दिमाग में एक ख्याल आया। जमीन पर पड़े उस सिर वाले इंसान की पावर लगभग उसके ही बराबर थी। जब वो इतनी बुरी मौत मरा था तो उसे डर लगने लगा कि उसका भी अंजाम बुरा होने वाला था। मैं अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके यहां से जिंदा बचकर निकल जाऊंगा। उस कोल्ड मैन ने तुरंत एक गोल्डन पिल निकाली। ये शांगनिंग श्वेजू की रेयर चीजें थीं जो थोड़े ही टाइम में भारी पावर दे सकती थीं। हालांकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ जायज था। उसने बस पिल बाहर निकाली ही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ चमका। उसके हाथ में हल्का सा दर्द हुआ और वो पिल उसके हाथ से गायब हो गई। सामने खड़े उस लड़के के हाथ में एक छोटी पीली पिल थी और उसने आराम से उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? तुम ये? वो कोल्ड मैन समझ गया कि उसका सामना एक एक्सपर्ट से हुआ था। उसका मुंह आधा खुला का खुला रह गया और लाख कोशिश करने के बाद भी वो एक शब्द नहीं बोल पाया। मास्टर, मुझे जिंदा छोड़ दो। उस कोल्ड मैन ने एक गहरी सांस ली और बड़ी चालाकी से कहा। चू लिन ने उस कैंप की तरफ देखा जहां खून और रेत आपस में मिल चुके थे। फिर उसने बुरी तरह घायल और मरने की हालत में पड़े अंकल जिन को और डरे हुए मास्टर शिया को देखा। उसके बाद उसने उस कोल्ड मैन को घूरा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगने के लायक हो? मैं वो कोल्ड मैन कदम कदम करके करीब आ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था पर साफ बोल नहीं पा रहा था। चू लिन बस मजे से उसे देखता रहा जब तक कि उनके बीच 3 मीटर से भी कम की दूरी नहीं रह गई। अब तुम मरो। वो कोल्ड मैन अचानक तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक थंडरफायर गोल्ड स्पीयर थी और वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अगर मैं बिना बॉडी वाले उस ईविल शैडो को नहीं मार सकता तो क्या हुआ? तुम्हें तो मार ही सकता हूं जो हाड़ मांस का इंसान है। क्रैकलिंग, इलेक्ट्रिक लाइट फटने की आवाज आई और उस कोल्ड मैन ने जीत की खुशी के साथ ऊपर देखा। लेकिन उसने देखा कि एलिमेंटल थंडर लाइट से बनी उसकी सुनहरी स्पीयर उस डार्क थंडर बॉडी में जा घुसी थी। गोल्डन स्पीयर की बिजली चू लिन की बॉडी में पिघल गई और उसे डार्क रेड ट्वाइलाइट गॉड थंडर ने सोख लिया, जिससे वो स्पीयर तुरंत टूटकर बिखर गई। एलिमेंटल! वो कोल्ड मैन पूरी तरह निराश हो गया। वो 20 सालों से ज्यादा समय से 2 एलिमेंट्स की पावर में डूबा हुआ था, लेकिन फिर भी एलिमेंट पर मास्टर नहीं बन पाया था। इस जवान लड़के ने ये कर दिखाया था। मैं तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। ट्वाइलाइट गॉड थंडर! नहीं! जिंदा बचने की भयानक तड़प के साथ वो कोल्ड मैन डेजर्ट में तेजी से भागा और एक ही छलांग में दसियों मीटर्स दूर पहुंच गया। धड़ाम! उसके पीछे से डार्क रेड थंडर लाइट चमकी और वो कोल्ड मैन सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खोपड़ी के आर पार हुए छेद से लाल और सफेद चीजें बाहर बहने लगीं। प्यासे डेजर्ट ने चुपचाप उसका सारा खून सोख लिया और सूखी हवा में उसकी लाश महज सूखी हड्डियों में बदल गई। वापस आओ! चू लिन के ऑर्डर पर ईविल नाइटमेयर शैडो बिना मन के वापस चू लिन के पैरों में लौट आया। शिया शिवे के पास से गुजरते हुए उसने प्यार से उसका सिर सहलाया और वो धुंध गायब हो गई। डेजर्ट में चल रहा ये तमाशा अब खत्म हो रहा था। मास्टर शिया ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। चू लिन ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बेटी का दिल बहुत साफ है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। बस तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी। कमजोर पड़े अंकल जिन की हालत देखकर उसने एक पावरफुल जेनेटिक मेडिसिन बाहर निकाली। ईविल नाइटमेयर शैडो की नजरों से चू लिन जान गया था कि अंकल जिन एक वफादार गार्ड कैप्टन थे। ऐसे सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए चू लिन की जेनेटिक मेडिसिन खर्च करना बिल्कुल सही था। चू लिन ने उन लुटेरों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जो अभी तक जिंदा बचे हुए थे। शिया जीवे जो उससे बात करना चाहती थी उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो जो भी कहना चाहती थी वो सब भूल गई। ये बड़ा भाई देखने में शरीफ लगता था, लेकिन इसकी बेदर्दी उस शैडो से भी ज्यादा डरावनी थी। ज्यादातर गार्ड्स बस बेहोश हैं और कैंप के लोग मरे नहीं हैं। सुबह थोड़ी तैयारी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चू लिन ने बस इतना कहा और वहां से चला गया। इस लूटपाट में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज मारे गए थे। इसके लिए बस उन रेफ्यूजीज की बुरी किस्मत को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। हालांकि टीम में अब लोगों की कमी हो गई थी, लेकिन आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुबह होने के बाद उस बड़े से मोटरकेड ने अपनी 5 या 6 ट्रक्स खो दी थीं। हालांकि मास्टर शिया दुखी थे, लेकिन उन्हें इस बात की ज्यादा खुशी थी कि वो और बाकी लोग जिंदा बच गए थे। इसके अलावा उन्होंने इस सफर के बाद शांगनिंग श्वेजो में बसने का फैसला कर लिया था ताकि वो सुकून की जिंदगी जी सकें। मिस्टर चू लिन, गाड़ी में बैठिए। मास्टर शिया ने पूरे सम्मान के साथ चू लिन को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और गार्ड्स को गाड़ी चलाने में मदद करने के लिए आवाज लगाई। एक बार फिर वो मोटरकेड डेजर्ट में आगे बढ़ने लगा। मास्टर शिया ने पीछे मुड़कर देखा है, वो लड़की कहाँ है?
मोटरकेड के निकलने के कुछ ही देर बाद कुछ खतरनाक से दिखने वाले बूढ़े लोग उस कैंप में आए। एक मोटरकेड अभी अभी निकला है। कल यहां एक भयानक लड़ाई हुई थी और बहुत से लोग मारे गए हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो उसी फ्लीट में है? हरी आंखों वाले एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन मुझे वो वैनिशिंग फोर्स महसूस हो रही है। अभी हाल ही में सिर्फ इसी कैरावैन ने योंगहू सिटी छोड़ी है। क्या ये डेजर्ट में लुटेरों का अड्डा है? इन लुटेरों के बीच कई अजीब चीजें होती हैं। दूसरे आदमी ने अपनी राय दी। हो सकता है। क्यों ना हम अलग अलग होकर इसकी जांच करें? अपने कानों में पड़ रही इन फालतू बातों को सुनकर वो हरी आंखों वाला बूढ़ा आदमी इंपेशेंट हो रहा था। अगर उसे इन पुराने ख्यालात वाले साथियों ने ना रोका होता तो उसने योंगहू सिटी के आसपास कत्लेआम मचा दिया होता। मौत के डर से भला कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली जा सकती थी। वैनिशिंग पावर, उस हरी आंखों वाले बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। जिंदगी में एक बार मिलने वाला ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक स्टेबल बिजनेस कार में बैठे मास्टर शिया टेंशन में अपनी भौहें मल रहे थे। पलक झपकते ही शिया शियुए भागकर चू लिन की कार में चली गई थी। वो पूरे कई घंटों से बातें कर रही थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। अंकल जिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर शिया, कम से कम मिस उन रेफ्यूजीज के पास तो नहीं गई। हालांकि मिस्टर चू लिन का तरीका क्रूअल है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। मोटरकेड का पैसा उतना ही है। मैंने उसे कुछ देने की कोशिश की थी, पर उसने लेने से मना कर दिया। मास्टर शिया ने गहरी सांस ली। वो अच्छी तरह जानते थे कि आम लोगों के सामने अवेकेंड लोग हमेशा मूडी होते हैं और कोई नहीं बता सकता कि शिया शियुए के साथ अकेले में चू लिन के मन में अचानक कोई बुरे ख्याल आ जाए। शिया शियुए मासूम थी और आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेती थी। वो अपनी फैमिली वेल्थ के अलावा किसी को डराने के लिए कुछ और नहीं दे सकते थे। उन्हें शिया शियुए के नुकसान की चिंता खाई जा रही थी। मास्टर शिया ने चुपचाप सोचा, जब वो शांगनिंग श्वेजो जाएंगे तो भले ही उनकी सारी दौलत खत्म हो जाए, लेकिन वो शिया शियुए को अवेकेंड लोगों के रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मुसीबत भरी दुनिया में उनके पास कोई पावर नहीं थी और कोई भी सुकून से नहीं था। क्रिक। शिया शियुए के बगल में ईविल नाइटमेयर शैडो हर तरह के स्नैक्स खा रहा था, खासकर मीठी और मजेदार चॉकलेट बार जो उसकी फेवरेट थी। चू लिन शांत था और अपनी कल्टिवेशन में लगा था। उसके कानों में शिया शियुए की क्यूरियस आवाजें गूंज रही थीं। चू लिन बस हाँ या ना में जवाब देकर काम चला रहा था। बातें करने के बजाय नाइटमेयर शैडो अपने सामने रखे स्नैक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। इस लड़की को देखकर अफसोस होता है। चू लिन ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसकी परसेप्शन के हिसाब से शिया शियुए की क्वालिफिकेशन काफी अच्छी थी। अगर उसे सही गाइडेंस और बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएं तो वो 30 साल की उम्र से पहले 10 जीन चेन्स कॉन्डेंस कर सकती थी और उसके लिए हाफ ब्लड स्टेट में पहुंचना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाफ स्टेप ब्लड लेवल हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन खुद को बचाने के लिए काफी है। अगर इसे वेस्ट के डेजोलेट एरिया में रखा जाए तो ये एक पूरे रीजन पर हावी होकर राज कर सकती है। बूम! एक भयानक धमाका हुआ और मोटरकेड अचानक रुक गया। शिया शियुए झटके से गिरने ही वाली थी कि स्नैक्स चबाते हुए ईविल नाइटमेयर शैडो ने उसे पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? छू लिन अंदर से चौंक गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि हवा में 6 या 7 बूढ़े लोग जोर जोर से किसी बात पर बहस कर रहे थे। हर कोई प्लूरल ब्लड लेवल का था। हवा में उस भयानक प्रेशर को महसूस करके छू लिन ने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। मल्टीपल ब्लड वाले वो 7 पावरफुल लोग बहुत खतरनाक थे। चू लिन को खुद पर भरोसा था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता था कि अगर वो सातों अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा दें तो वो उनके हाथों से बचकर निकल पाएगा। अगर ये लोग वो हुए जिन्होंने सोर्स लॉ पर मास्टर कर लिया है तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। वो आदमी पक्का इन्हीं के बीच में है। ये गलत नहीं हो सकता। लाओ यांग, तुम्हारी हरकतों ने हद पार कर दी है। तुमने बिना सोचे समझे कैरावान पर हमला कर दिया। तुमने शांगनिंग श्वेजो के रूल्स तोड़े हैं। जो आदमी वैनिशिंग पावर को कंट्रोल करता है वो तुम्हारे ठीक सामने है। तुम मुझे रोकना चाहते हो। हरे कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी और सफेद कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी। बाकी बूढ़े लोग उन्हें आराम से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके उलट उनकी बहस और भी ज्यादा उग्र होती जा रही थी। वैनिशिंग पावर। जब छू लिन ने यह शब्द सुना तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। डेजर्ट में उसने जिनहोंग और वांग युआन को वैनिशिंग पावर से ही मारा था। कोई एक्सटिंक्शन की पावर के बारे में कैसे पता लगा सकता है? क्या वो सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन को ढूंढ रहे हैं? छू लिन की आंखें थोड़ी भारी हो गईं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन किसी भी कीमत पर उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। किस्मत से सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन को जीन पैनल ने फ्यूज कर लिया था, वरना वो इसे सीधे नैनो कंप्रेसर में ढूंढ लेते। हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था। उसकी हरी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। मैं नीचे जाकर उसे ढूंढूंगा। मैं कोई फोर्स यूज नहीं करूंगा। जैसे ही मुझे वो मिल जाएगा मैं लाखों कॉइन्स देकर उसकी चीजें खरीद लूंगा। अब ठीक है। ये सुनकर सफेद कपड़े वाला बूढ़ा आदमी चुप हो गया। चूंकि सामने वाले ने पहले ही खरीदने की बात कह दी थी तो वो उसे किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाओ यांग, हम तुम पर नजर रखेंगे।
हम्फ। हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी हवा से नीचे उतरा और जोर से चिल्लाया, सभी अवेकन लोग यहां आओ। मैं तुम सबकी सारी चीजें चेक करूंगा और बदले में हर एक को 1000 कॉइन्स दूंगा। पैसों की बात सुनकर हर अवेकेंड इंसान के चेहरे पर लालच आ गया। 1000 कॉइन्स कोई छोटी रकम नहीं थी। ये 3 या 4 बिजनेस ट्रिप्स की सैलरी के बराबर थी। क्रैश! एक अवेकेंड गार्ड ने अपना बैकपैक जमीन पर पलट दिया और उसमें से डैगर्स, स्किन्स और कोर्स जैसी बहुत सारी फालतू चीजें बाहर गिर गईं। हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने एक नजर देखने के बाद उसकी तरफ एक मनी बैग फेंक दिया। 1000 कॉइन्स अगला। एक और अवेकेंड गार्ड मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने भी वही किया। उसकी पॉकेट में मौजूद चीजें इतनी कम थीं और उनकी जीन फ्लक्चुएशन भी इतनी हल्की थी कि हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी उसे देखकर ही बोर हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और मनी बैग उसकी तरफ फेंक दिया। लाइन में लगे सभी अवेकेंड लोग एक एक करके आगे आने लगे। छू लिन जानता था कि वो भाग नहीं सकता था और मुड़कर भागने का मतलब था कि वो खुद को मुजरिम साबित कर देता। उसे चुपचाप लाइन के आखिर में खड़ा होना पड़ा और वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि जीन पैनल थोड़ी पावर दिखाए। इस बूढ़े आदमी को कोई भी क्लू नहीं मिलना चाहिए। अगला अगला। हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। ये इकलौता कैरावान था। क्या सच में वो आदमी इस टीम में नहीं था? आखिरकार छू लिन आराम से आगे बढ़ा और हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी की हरी आंखें चमक उठीं। क्या बात है लड़के, तुम्हारी स्ट्रेंथ कोई मामूली नहीं है। चू लिन हंसा और बोला, ये तो बस न्यू ब्लड की अवेकनिंग है। ये आप जैसे ओल्ड मैन के प्लूरल ब्लड के सामने कुछ भी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, सब कुछ बाहर निकालो। अपने पीछे खड़े सफेद कपड़े वाले बूढ़े आदमी की तीखी नजरों को देखते हुए हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने डराने के लिए कोई भी बुरे शब्द नहीं कहे जो वो कहना चाहता था। हिस! हर किसी ने गहरी सांस ली, यहां तक कि उन 7 बूढ़े लोगों ने भी हैरानी से छू लिन को देखा। चू लिन ने 6 नैनो कंप्रेसर्स बाहर निकाले थे। गल्प! मास्टर शिया ने अपना थूक गटका। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि छू लिन ने उनके सामान पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 6 नैनो कंप्रेसर्स, ये बहुत बड़ी दौलत थी। हाँ, हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने एक्साइटमेंट में नैनो कंप्रेसर्स को पकड़ लिया। पहले नैनो कंप्रेसर में कई क्रूड जेनेटिक वेपन्स और कुछ जेनेटिक एजेंट्स थे। दूसरा नैनो कंप्रेसर पूरी तरह कोर्स से भरा था। तीसरा नैनो कंप्रेसर भी एनिमल कोर्स से भरा था। बाकी के सभी भी एनिमल कोर्स से भरे हुए थे। हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने नैनो कंप्रेसर नीचे गिरा दिए और उसकी हरी आंखें छू लिन को घूरने लगीं। लड़के, क्या तुमने अभी भी कोई नैनो कंप्रेसर छुपा रखा है? सच बताओ। छू लिन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसके सामने ही वो उसका खजाना हड़पना चाहता था। अगर सामने वाले का रेल्म हाई ना होता और उनके पास लोगों की गिनती ज्यादा ना होती तो वो उस बूढ़े आदमी को दिखा देता कि नौजवानों का गुस्सा क्या होता है। हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने चू लिन की कलाई पकड़ ली और जीन एनर्जी की एक धार उसके अंदर घुस गई। उसने सीधे चू लिन की एनर्जी प्रोटेक्शन को तोड़ दिया और उसकी मेरिडियंस में घूमने लगी। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर निराशा थी। उसे वैनिशिंग पावर की कोई महक महसूस नहीं हुई। छू लिन के माथे पर पसीना आ रहा था। उसकी मेरिडियंस की गहराई में वैनिशिंग फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा चुपचाप पड़ा था, जैसे पेट और आंतों में कोई पत्थर रखा हो। इन्वेड करने वाली उस जीन एनर्जी पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें घुमाईं और छू लिन के माथे पर पसीना देखा। लड़के, क्या तुम नर्वस हो? चू लिन ने अपने होंठ सिकोड़े। एल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो नर्वस होना तो लाजिमी है। हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी अभी भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन सफेद कपड़े वाले बूढ़े आदमी की बकबक ने उसे टोक दिया। लाओ यांग, अब बहुत हो गया। चलो पास वाले बैंडिट्स नेस्ट में चलकर उसे ढूंढते हैं। बकवास बंद करो। हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी को इतना गुस्सा आया कि उसने आखिरकार एक शानदार मेटल बॉक्स निकाला और उसे चू लिन के सामने खोल दिया। उसके अंदर आधी ब्रांच धीरे धीरे जल रही थी। उस ब्रांच के एक सिरे पर हल्की सी ग्रे रोशनी झिलमिला रही थी। वैनिशिंग पावर। चू लिन अंदर से शॉक्ड रह गया, लेकिन उसने तुरंत अपने इमोशंस को दबा लिया। अगर उस बूढ़े आदमी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी की आवाज थोड़ी नर्म हो गई। उसने ब्रांच के आगे उस ग्रे रोशनी की तरफ इशारा किया और बोला, लड़के, मैंने अपनी आधी जिंदगी इस छोटी सी चीज को बनाने में लगा दी है। क्या तुमने इसे डेजर्ट में कहीं देखा है? ये मेरी जिंदगी भर की रिसर्च है। एक स्ट्रांग ब्लड वाले इंसान की पूरी जिंदगी की पावर। छू लिन ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। जूहे रिवर के रूइंस में इटर्नल सिविलाइजेशन की आवाज उनकी पूरी सिविलाइजेशन की विजडम का नतीजा थी। इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी बस एक खिलौना बनाने में बिता दी थी जो दुश्मन को मार भी नहीं सकता था। उसे डर था कि ब्रांच से अलग होते ही वो हवा में ही खत्म हो जाएगा। हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी की आंखों में देखते हुए छू लिन ने मजबूती से अपना सिर हिलाया। मुझे माफ करना, मैंने इसे नहीं देखा है। ये क्या है? अफसोस। हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी हवा में उड़ गया और सफेद कपड़े वाले बूढ़े आदमी से बोला, चलो पास वाले बैंडिट्स नेस्ट में चलकर देखते हैं। उस कमजोर से हरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी को जाते देखकर हालांकि चू लिन को हमदर्दी हो रही थी, लेकिन वो सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन को कभी नहीं सौंपेगा।
अगर मौका मिला तो छू लिन उसे जान से भी मार देगा। सिविलाइजेशन गॉड ने उसे अपने पास रखा था, तो इसका जरूर कोई बड़ा इस्तेमाल होगा। सातों बूढ़े आदमियों को जाते देखकर छू लिन ने मास्टर शिया की तरफ हाथ हिलाया। यहां से शांगनिंग स्वेजू ज्यादा दूर नहीं है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। इसके बाद छू लिन वापस गाड़ी में चला गया। गार्ड्स भी आपस में बहुत बातें कर रहे थे और सब अपने अपने काम में लगे थे। शांगनिंग स्वेजू के ओल्ड प्रोफेसर्स, फेशियन डंडी, वो सब बहुत बड़े लोग हैं। काश, मास्टर जो ने गहरी सांस ली। वो शांगनिंग स्वेजू की जिंदगी के सपने देख रहे थे। काश वो अपनी बेटी को शांगनिंग के किसी स्कूल में भेज पाते। शांगनिंग स्वेजू रॉयल सिटी के एक कोने में था। ये बिल्कुल सेंट्रल रॉयल सिटी और मेजर कमांड एरियाज के बीच में बसा था। वहां पूरी दुनिया के टैलेंट्स मौजूद थे। शांगनिंग में बहुत सारे श्वेजो स्कूल्स थे, जिन्होंने अनगिनत कमांड एरियाज को बहुत सारे टैलेंट्स दिए थे। श्वेजो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था। चाहे तुम कमांड एरिया के कोई विजर्ड हो या सेंट्रल सिटी के कोई नोबलमैन, तुम्हें यहां अपने एकेडमी के एल्डर्स और उनके ऑर्डर्स को मानना ही पड़ता था। ये बात वहां टीचर्स की इज्जत और सम्मान की अहमियत को दिखाती थी। सामान यहां उतारो, इधर उधर मत भागो। ये कितने का है? छू लिन के गाड़ी से बाहर निकलते ही हर तरफ से शोर शराबे की आवाजें आ रही थीं। वो शिया शियुए को लेकर बिजी और परेशान मास्टर शिया के पास गया। शियुए, मास्टर शिया ने राहत की सांस ली। उनकी बेटी बिल्कुल ठीक थी और उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ छू लिन की तरफ देखा और कहा, मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। छू लिन ने अपना हाथ हिलाया, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले निकलता हूं। तुम भी अपने काम में बिजी हो। प्यार से अलविदा कहते हुए छू लिन को कुछ याद आया। उसने एक नोट लिखा और शिया शियुए की तरफ उछाल दिया, अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज्यूजी स्कूल आना और मुझे ढूंढ लेना। ओह, शिया शियुए ने बिना मन के छू लिन को जाते हुए देखा। सच कहा जाए तो उसे छू लिन से ज्यादा उसकी शैडो की याद सता रही थी। ज्यूजी स्कूल। छू लिन बड़बड़ाया और भीड़ में गायब होते हुए ज्यूजी स्कूल की तरफ निकल पड़ा। शांगनिंग श्वेजू में ज्यूजी स्कूल का भी थोड़ा बहुत नाम था। कई दशकों पहले ज्यूजी नाम के एक फेमस एल्डर ने पहाड़ों की घाटी में ज्यूजी स्कूल बनाया था। वहां का कोई भी इंसान मामूली नहीं था। एक समय पर उन्होंने अनगिनत टैलेंट्स को कल्टिवेट किया था और शांगनिंग स्वेजू में उनका स्टेटस लगातार बढ़ रहा था। हालांकि ये शानदार दौर सिर्फ 10 सालों तक ही चला। एक बूढ़े आदमी की मौत के साथ ही ज्यूजी स्कूल धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। 9 स्कूल्स के अलग होने, उनके बीच की लड़ाइयों और विचारों के टकराव ने ज्यूजी स्कूल को एक बड़े झटके के साथ तेजी से नीचे गिरा दिया। आज ज्यूजी स्कूल अपने नाम के लायक नहीं बचा था। सिर्फ 4 हॉल्स किसी तरह जिंदा बचे थे। बाकी के 5 हॉल्स या तो अलग होकर दूर जा चुके थे या फिर उन्होंने अपनी इनहेरिटेंस को खत्म कर दिया था। छू लिन अकेला ब्रिज के पास खड़ा था और तेज हवाएं चल रही थीं। वो वुडन ब्रिज हिलडुल रहा था। उस वुडन ब्रिज के नीचे एक बहुत गहरी खाई थी, जिसे एक नज़र में देखा नहीं जा सकता था। बस वो पूरी तरह धुंध से भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद सामने वाले किनारे से कुछ फिगर्स तेजी से बाहर आईं और आराम से ब्रिज पार करते हुए छू लिन के पास पहुंच गईं। क्या तुम छू लिन हो, फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल के इनहेरिटर? उनके लीडर की आंखें ग्रे थीं। उस बूढ़े आदमी ने अपनी धुंधली आंखें खोलीं और छू लिन को घूरते हुए पूछा, तुम्हारा टोकन कहाँ है? छू लिन ने 2 टोकन्स बाहर निकाले, जिनमें से एक उसका खुद का था और दूसरा लाओ युक्वान का था। ये सच में लाओ युक्वान का है, एक साफ औरत की आवाज आई जिसने ऊपर छू लिन को देखा। क्या तुम लाओ युक्वान के अप्रेंटिस हो? छू लिन ने अपना सिर हिलाया, मैं उनका छोटा भाई हूं। उस औरत ने सिर हिलाया, मैंने सुना है कि लाओ युक्वान का एक गिफ्टेड छोटा मार्शल ब्रदर है। आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये बात सच है। छू लिन ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसे लग रहा था कि इस औरत को कोई गलतफहमी हुई है। लाओ युक्वान का एक छोटा भाई जायंट रिवर के रूइंस में ही छूट गया था और उसके बाहर आने का कोई चांस नहीं था। वहां एक अजीब और खड़ूस सा दिखने वाला आदमी भी था, जिसने ऊपर से नीचे तक छू लिन को देखा। फिर उसने एक ठंडी सांस ली, अपना सिर घुमाया और मुड़कर जाते हुए बोला, चूंकि ये फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल का आदमी है तो प्रैक्टिस करना ही अच्छा होगा। ज्यूजी स्कूल फालतू लोगों का बोझ नहीं उठाता। छू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और शक की नजरों से उस मोटी औरत की तरफ देखा। वो औरत हंसी और बोली, टियान जिमिंग ज्यूजी स्कूल के फ्लाइंग फ्लावर हॉल का डिसेंडेंट है। जो बात उसने अपने मन में रखी थी वो ये थी कि चारों हॉल्स पावर और प्रॉफिट के लिए लड़ रहे थे। ज्यूजी स्कूल में पूरी तरह अफरा तफरी मची थी और वो किसी भी समय टूट सकता था। छू लिन के वापस आने का ये बिल्कुल सही समय नहीं था। उसे डर था कि वो कई लड़ाइयों में फंस जाएगा। स्टोन ब्रिज के बाद स्टैलेक्टाइट और पत्थर की दीवारों से बनी एक जगह थी। वो साफ तौर पर गर्मियों का एक गर्म दिन था, लेकिन ठंडी हवा हड्डियों में चुभने वाले कीड़ों जैसी लग रही थी और उसकी बॉडी अचानक कई डिग्रीज तक ठंडी हो गई। वो जगह काफी अंधेरी थी और उनके आगे चल रहे दोनों लोग तेजी से जा रहे थे। जल्द ही वो काली धुंध में छुप गए। छू लिन ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। उस अंधेरे में पत्थर की दीवार हल्की पर्पल रोशनी से भरी थी। पत्थर की दीवार में 1 या 2 स्टोन बीड्स गड़े हुए थे जो अजीब सा ब्लड रेड रंग दिखा रहे थे। गहरी गुफा के अंदर से धुंध की एक लगातार धार बाहर आ रही थी।
मास्टर शिया और अंकल जिन का सामान बहुत कम था और उनके चेहरे उतरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में हैं। लाओ शाह, अंकल जिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम खुले दिमाग से सोचो तो शांगनिंग श्वेजो स्कूल से भरा हुआ है और मिस सीवे की क्वालिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग अंधे हैं और कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। मास्टर शिया ने अपना हाथ हिलाया। समय बदल चुका है। शांगनिंग श्वेजो में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है और हर फैमिली अपनी पावर को समेट रही है। पता नहीं क्या हुआ है। हर स्कूल ने स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। देखा जाए तो ये अवेकन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। वो इस वक्त भी स्कूल को पैसे देने से पीछे हटने वाले नहीं थे। सिर झुकाए चुपचाप अपनी उंगलियों से खेल रही शिया शिये को देखकर मास्टर शिया ने गहरी सांस ली। आखिर वो उनकी प्यारी बेटी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी दूसरे स्कूल में जाकर बात करेंगे। होयुन एकेडमी। मास्टर शिया ने थोड़ी देर के लिए अपना सिर ऊपर उठाया और लाओ जिन के साथ एडमिशन्स ऑफिस के अंदर चले गए। मिस्टर शिया, आपके यहां आने से हमें खुशी हुई। डेस्क के पीछे बैठे उस मोटे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी भारी बॉडी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठी रही। उसका स्वागत करने का कोई इरादा नहीं था। डायरेक्टर गे, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए, मास्टर शिया ने बार बार अपने हाथ हिलाते हुए कहा। ये होयुन एकेडमी 10 साल से ज्यादा समय पहले बनी थी। ये एक नया स्कूल था। उन्हें मटीरियल्स डिलीवर करते समय मास्टर शिया का अक्सर जे हेयू से आमना सामना होता था। वो एक ऐसा इंसान था जो चापलूसी करने में एक्सपर्ट था और पैसे और पावर का बहुत लालची था। इस बार मैं गे हेयू ने अपनी चाय का कप उठाया और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा। मास्टर शिया ने हल्के से खांसा। जब मैंने अपनी छोटी बच्ची के प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्कूल ढूंढना चाहा तो मुझे सबसे पहले डायरेक्टर जी का ख्याल आया। मुझे नहीं पता कि आप। गे हेयू ने अपना हाथ हिलाया। इसे भूल जाओ। होयुन एकेडमी बहुत छोटी है और इस साल हमारे पास पहले से ही बहुत स्टूडेंट्स हैं। मास्टर शिया का चेहरा उतर गया और उन्होंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। मैं आपको सच बताता हूं डायरेक्टर जी, इस काम के लिए हम कई जगहों के चक्कर लगा चुके हैं। आप तो जानते हैं कि मुझ ओल्ड शिया के पास कुछ सेविंग्स हैं। अगर डायरेक्टर जी तैयार हों तो मैं 1 लाख युआन दे सकता हूं। 1 लाख युआन की बात सुनकर गे हेयू की आंखों में लालच चमक उठा। लेकिन अभी के हालात ऐसे नहीं थे कि वो कोई गड़बड़ कर सके। उसे धीरे से अपना सिर हिलाना पड़ा। ब्रदर शिया, ये मुश्किल है। मास्टर शिया ने अपने दांत पीसे और कहा, मैं और पैसे दे सकता हूं। गे हेयू ने सांस ली और मना करने ही वाला था। उसने उदास खड़ी शिया शियुए की तरफ देखा जो बहुत खूबसूरत थी और उसकी स्किन सफेद जेट की तरह चमक रही थी। चाय का कप पकड़े हुए उसका हाथ अचानक रुक गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और गंदे ख्याल उठने लगे। उसे अचानक एक अच्छा आइडिया आया। ब्रदर शिया, बेहतर होगा कि ये लड़की मेरे अंडर अप्रेंटिस बन जाए। अगर मास्टर शिया को मुझ पर भरोसा है तो मैं इसे अपनी तरफ से पूरी ट्रेनिंग देने को तैयार हूं। मास्टर शिया और अंकल जिन दोनों के चेहरे एक साथ बदल गए। उस आदमी को अपनी बेटी सौंपने में बिल्कुल भी गारंटी नहीं थी। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो यूनिवर्सिटी और शांगनिंग श्वेजो भी बीच में नहीं आ सकते थे। आखिर यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं हुआ था, इसलिए वो शांगनिंग श्वेजो की स्टूडेंट नहीं मानी जाएगी। खासकर जी हेयू की आंखों में दिख रहे बुरे इरादों को मास्टर शिया ने पकड़ लिया था। वो घबराहट में खड़े हुए और शिया शियुए को लेकर वहां से निकल गए। माफ कीजिएगा डायरेक्टर जी, हम वापस जाकर इस बारे में फिर से सोचेंगे। ज्यूजी स्कूल का कल्चर बहुत अलग था। कुछ जगहों पर मॉडर्न टीचिंग बिल्डिंग्स नजर आती थीं तो कुछ जगहों पर पुरानी और शानदार इमारतें थीं। इन सालों में लगातार नीचे गिरने की वजह से स्टूडेंट्स धीरे धीरे कम होते गए और पहाड़ों के बीच कई बिल्डिंग्स को खाली छोड़ दिया गया। छू लिन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। 1000 साल पहले कुनलुन टेम्पल भी ऐसा ही था, लेकिन कुनलुन टेम्पल इस ज्यूजी स्कूल से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये तुम्हारे फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल की बिल्डिंग है। यहां सफाई करने के लिए सिर्फ एक ओल्ड सर्वेंट है। तुम्हें आमतौर पर यहीं रहना है। जब उस औरत ने अपनी बात खत्म की तो वो मुड़कर जाने लगी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, युवांग हॉल के लॉर्ड ही इस वक्त ज्यूजी स्कूल के टेम्पररी लीडर हैं। अगर तुम फ्री हो तो तुम रोज सुबह क्लासरूम में जाकर मास्टर का लेक्चर सुन सकते हो। फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल के सामने अब सिर्फ चू लिन अकेला बचा था। वो बड़ा सा हॉल बिल्कुल खाली और सूना था। हॉल के अंदर पक्षियों के रोने की अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जमीन पर हर तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे। हॉल के ऊपर का पेंट गहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबे समय से इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई थी। छू लिन ने हॉल का दरवाजा खोला और देखा कि एक बूढ़ा आदमी टूटी हुई झाड़ू लेकर दीवार के सहारे सो रहा था। यही वो आदमी था जिसे उस औरत ने ओल्ड सर्वेंट कहा था। चू लिन ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और आराम से दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। एक खाली हॉल में ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। वो फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल के सीक्रेट मेथड की वजह से इसे ज्वाइन करना चाहता था। अब जब ज्यूजी स्कूल का सारा मटेरियल उसके लिए खुल चुका था तो वो लाइब्रेरी जाकर उसे अच्छे से देखना चाहता था। ज्यूजी स्कूल के पहाड़ों के नीचे मास्टर शिया ने फिर से एक गहरी सांस ली। वो शिकायत करने की सोच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा कि शिया शियुए पूरी तरह चुप थी तो वो अपने शब्द वापस पी गए।
मुझे कोई ऐसा स्कूल नहीं मिल रहा जो मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर सके, तो इसे भूल ही जाना चाहिए। मास्टर शिया ने बेबसी में सोचा। अंकल जिन को भी पसीना आ रहा था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़कर जीयूजी स्कूल के एनरोलमेंट ऑफिस को देखने लगे। उनके दिल में कड़वाहट और तरस की फीलिंग आ रही थी। उनका दिमाग गर्म हो रहा था और ज्यादातर उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। ये बहुत अजीब है। अंकल जिन के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन ये इसके बारे में बात करने का सही समय नहीं था। लाओ शिया, जीयूजी स्कूल की हालत काफी खराब हो चुकी है। हो सकता है कि इनकी कंडीशंस थोड़ी रिलैक्स्ड हों। अंकल जिन ने बिना ज्यादा सोचे कह दिया। सच तो ये था कि उन्हें खुद इस बात पर यकीन नहीं था। मास्टर शिया ने अपना सिर हिलाया। भले ही उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी भी रिलैक्स्ड क्यों ना हो, वो आम लोगों को इतनी आसानी से नहीं लेंगे। उनकी आधी जिंदगी की कमाई हुई दौलत भी एक एकेडमिक स्टूडेंट की पोजीशन नहीं खरीद सकती थी। जीयूजी स्कूल का एनरोलमेंट ऑफिस पहाड़ के नीचे एक गुफा में बना था। मास्टर शिया और शिया शिवे के सामने एक पीला सा पड़ा हुआ आदमी बैठा था। मिस्टर ची, ये मेरी बेटी शिया शिवे है। मास्टर शिया ने साइड में सिर झुकाए बैठी शिया शिवे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कीजिगो का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी डिमांड्स पहले से जानता हूं। मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैंने सुना है कि तुमने बाहर थोड़े पैसे कमाए हैं, सही कहा ना? मास्टर शिया ने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया। अपनी हैसियत के हिसाब से वो थोड़े बहुत पैसे तो निकाल ही सकते थे, और बाकी लोगों को ये पसंद नहीं आता। कीजिगो ने साफ साफ कह दिया, इसे अभी खरीदो, 10 लाख युआन। अगर इससे एक भी पैसा कम हुआ तो यहां से दफा हो जाओ। 10 लाख? मास्टर शिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सच में इतने पैसे नहीं निकाल सकते थे। उनका सारा कैपिटल सिर्फ 5 लाख युआन था। उन्हें पैसे पूरे करने के लिए वो घर भी बेचना पड़ता, जिसमें वो सिर्फ एक दिन ही रहे थे। मास्टर शिया को उस घर से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन इस आदमी के लिए इतने पैसे इकट्ठे करने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता और वो अपनी बेटी के रहने खाने का खर्चा भी नहीं उठा पाते। मिस्टर क्यूई, क्या आप थोड़े कम कर सकते हैं? मास्टर शिया का गला सूख रहा था। उनकी बातों में सच्चाई थी और उनकी आंखों में मदद की भीख थी। कीजिगो ने अपनी आंखें घुमाई। दफा हो जाओ यहां से। तुरंत ही कुछ लोग आगे आए और मास्टर शिया और शिया शिवे को धक्का देकर बाहर निकालने लगे। मिस्टर क्वी, मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो। रुको। कीजिगो ने अपना कान खुजाया और शिया शिवे को देखकर कहा, मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूं। मास्टर शिया पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन फिर जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कीजिगो ने शिया शिवे की तरफ इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें कुछ और नहीं बताना चाहता। ये लड़की कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रहेगी और उसके बाद मैं क्यान जिन को जीयूजी स्कूल ज्वाइन करने में मदद करूंगा। सब के सब एक जैसे थे। ये तो होयुन एकेडमी के डायरेक्टर जी से भी ज्यादा लालची और बेशर्म था। मास्टर शिया की आंखों में निराशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने शिया शिवे का छोटा सा हाथ पकड़ा और आराम से कहा, यह बहुत ही घटिया बात है। कीजिगो के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने मास्टर शिया की नाक की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, मैं प्राइस कम करने के लिए तैयार हो गया और तुम बुढ़े फिर से वही कर रहे हो? क्या तुम मेरे जीयूजी स्कूल को नीचा दिखा रहे हो? निंगशुईजू जाने के लिए मेरी बेइज्जती कर रहे हो? मास्टर शिया और अंकल जिन एक साथ चौंक गए। वो तो बस मामूली बिजनेसमैन थे। भला वो आप जैसे बड़े लोगों को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? कीजिगो ने गुस्से से कहा, जीयूजी स्कूल की इज्जत के साथ कोई मजाक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी फैमिली की लड़कियां हमारे जीयूजी स्कूल आएं या ना आएं, मैं ही फैसला करूंगा, चाहे तुम्हारे पास 5 लाख लड़कियां हों। कीजिगो का पीला चेहरा एक अजीब सी लाली से भर गया था और उसकी आंखें चमक रही थीं। ये गंदे काम करते हुए वो अपने मन में यही कह रहा था कि मैं जीयूजी स्कूल की इज्जत के लिए इन दोनों गंवारों को एक कड़ा सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अंकल जिन ने अचानक अपने सामने खड़े कुछ लोगों को धक्का दिया। क्या तुम शांगनिंग श्वेजू के रूल्स तोड़ना चाहते हो? ध्यान रखना, मैं स्टेट कैपिटल जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। थू। कीजिगो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जीन एनर्जी 10 मीटर से भी बड़े एक जायंट हैंड में बदल गई। बैंग। गहरी घाटी के नीचे धुंध के बीच चू लिन बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जीयूजी स्कूल की लाइब्रेरी छान रहा था। यहां की हर बुक पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री थी। इसके लिए किसी पैसे, टास्क पॉइंट्स या जॉब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। जब तक तुम्हारे अंदर लगन थी, हर हॉल के माइंड मेथड की इनहेरिटेंस को छोड़कर बाकी सारी सीक्रेट स्किल्स उसके लिए खुली थीं। जबरदस्त। चू लिन ने एक बुक उठाई और तेजी से उसके पन्ने पलटे। जीन पैनल ने एक एक शब्द को बिल्कुल सही तरीके से कॉपी किया और उसे चू लिन के दिमाग में गहराई से बैठा दिया। हेल्थ प्रिजर्विंग सीक्रेट्स, किलिंग मूव्स, फुजन दाओफा, एंशिएंट साइंस और टेक्नोलॉजी, यहां सब कुछ मिल सकता था। वान यांगजू। ये तो चू लिन ने अपनी आंखें फाड़कर उन छोटे और बारीक अक्षरों को ध्यान से पढ़ा। ये कल्टिवेशन मेथड की एक सीक्रेट स्किल थी। किलिंग मूव से अलग इनका फोकस बॉडी की बेसिक क्वालिटी को इंप्रूव करने पर था। उस गरीब वेस्ट में एक बार चू लिन ने पूरे रोरिंग ट्राइब में छान मारा था, लेकिन उसे नरिशिंग मेथड सीक्रेट स्किल्स की एक भी कॉपी नहीं मिली थी। ईस्ट के लोग बड़ी आसानी से वेस्ट वालों को कुचल सकते थे और इसका एक बड़ा कारण इन सीक्रेट कल्टिवेशन स्किल्स का होना भी था।
पहली स्टेज बाथ यांग, दूसरी स्टेज बाथ फायर, तीसरी स्टेज बाथ रॉक। हर स्टेज के इंप्रूवमेंट के साथ प्रैक्टिशनर की फिजिक और अटैक व फायर को सहने की ताकत तेजी से बढ़ेगी। आखिर में ये फायर मोल्टन रॉक मास को कंडेंस कर सकता था। भले ही इसे एटाविज्म ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए जेनेटिक एनर्जी की जरूरत ना पड़े, फिर भी इसकी डिफेंस पावर बहुत ही भयानक थी। छू लिन ने एक लंबी सांस ली। ज्यूजी स्कूल सच में बहुत शानदार था। यहां ऐसी कितनी और चीजें थीं। इतने सारे नॉलेज रिजर्व्स देखकर चू लिन को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि ईस्ट उस टूटे हुए वेस्ट से इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों था। यहां की हर तरह की सीक्रेट स्किल्स की पढ़ाई वेस्ट में सिर्फ जेनेटिक टैलेंट के भरोसे रहने से ना जाने कितने गुना ज्यादा एडवांस थी। वानयांग जू सिर्फ एक पतली सी बुक थी जो ज्यादा मोटी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस की एक पक्की फाउंडेशन के बिना इसका कंटेंट समझना बहुत मुश्किल था। छू लिन उसमें पूरी तरह डूब गया था। वो इतना मगन हो गया था जैसे किसी सपने में हो। वो चाहता था कि अपनी पूरी जिंदगी इसी लाइब्रेरी में बिता दे। छू लिन? उसके कानों में एक आवाज गूंजी और जब छू लिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। कौन है? छू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ कर देखा। वो अंदर ही अंदर थोड़ा चिढ़ गया था। इस तरह किसी का भी मूड खराब किया जाए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो एक अनजान औरत थी। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट थी और उसके हाथ में एक नोट था। कोई पहाड़ के नीचे से ये लेकर आया है। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? उस औरत के हाथ से वो नोट लेते ही छू लिन को वो बहुत जाना पहचाना लगा। उस पर लिखे अपने ही शब्दों को देखकर उसे अचानक एहसास हुआ कि ये तो वही नोट था जो उसने शिया सीयूए को लिखा था। क्या ये छोटी बच्ची उसे ढूंढते हुए ज्यूजी स्कूल आ गई थी? वूश! एक ब्लैक शैडो तेजी से चमकी और वो नोट गायब हो गया। वो औरत हैरान रह गई और उसने देखा कि चू लिन की शैडो ने वो नोट छीना और भाग गई। वो पहले ही लाइब्रेरी से बाहर खिसक चुका था। तुम? छू लिन के पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे माफ करना, मैं ज्यूजी स्कूल के बाहर जा रहा हूं। वो औरत लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और अंदर ही अंदर थोड़ी डर गई। ये छू लिन तो इंसान भी था और भूत भी। क्या शैडो को अलग करने की भी कोई सीक्रेट स्किल होती है? ये बहुत ही अजीब था। ज्यूजी स्कूल के एनरोलमेंट ऑफिस में तुम्हारा अंकल नफरत से भरा हुआ है। तुम बस अपनी पूरी कोशिश करने वाले हो। कुछ जोरदार लाते मारने के बाद कीजिगो ने अपना गुस्सा निकाला और गाली देते हुए कहा, हम्फ! अगर इस कचरे ने गड़बड़ ना की होती तो माउंटेन पेट्रोल डीकन का ध्यान इधर नहीं जाता। अब और भी अच्छा है, न सिर्फ वो 5 लाख बर्बाद होंगे बल्कि हम्फ! रिवर प्लेटो हंसा और बोला, सिर्फ 5 लाख ही तो हैं, ऐसा थोड़ी है कि तुम इसे वापस नहीं कमा सकते। कीजिगो ने घबराते हुए कहा, उस नोट का क्या जिसे वो इंस्पेक्टर ले गया? क्या हमारे स्कूल में कोई छू लिन है? छू लिन नाम का कोई झक मारने वाला नहीं है। मैं एक हफ्ते पहले बड़े क्लासरूम में क्लास सुनने गया था। वहां अभी भी वही लोग हैं जो पहाड़ पर नए आए हैं। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तब कीजिगो ने राहत की सांस ली और एक मजबूत गांठ से बंधी हुई शिया शियुए की तरफ देखा। उसके अंदर का शैतान फिर से जाग उठा। तो फिर हम? हाँ, इतने सारे लोग हैं, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या नहीं हो सकता? कीजिगो जोर से हंसते हुए बोला, ज्यादा लोग तुम्हें और भी एक्साइट कर सकते हैं। शिया शियुए ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मास्टर शिया ने उसे गाली देते हुए कहा, जानवर! दरिंदे! दफा हो जाओ! कीजिगो ने उसे लात मारकर सोफा पर गिरा दिया और बोला, ज्यूजी स्कूल के साथ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है? बैंग! एडमिशंस ऑफिस का दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया और तेज धुआं ऑफिस के अंदर घुसने लगा। कमरे की रोशनी अचानक से कम हो गई। ये क्या हो रहा है? कीजिगो ने उस गहरी काली और पर्पल धुंध को देखा जो सीलिंग से लगभग किसी लिक्विड की तरह टपक रही थी। ये पहली बार था जब उसका सामना ऐसी सिचुएशन से हुआ था। रिवर प्लेटो भी अपनी जगह पर जम गया। क्या ये पहाड़ों में मौजूद एल्डर्स हैं जो कोई नई ट्रिक आजमा रहे हैं? रिवर प्लेटो की आंखें धुंधली हो गईं। ऐसा लग रहा था कि धुंध में कोई चीज बाहर आ रही थी। उसकी हाइट लगभग 4 मीटर्स थी। उसका सिर सीलिंग से टकरा रहा था और उसका बड़ा सा मुंह तेज और नुकीले दांतों से भरा था। तुम मरो! सिसकने की आवाज आई। शिया शियुए अचानक रो पड़ी और उस जानी पहचानी ब्लैक शैडो को देखकर उसका सारा दर्द छलक उठा। मरने की हालत में पड़े अंकल जिन और मास्टर शिया के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। वो जानते थे कि छू लिन ने उन्हें एक बार बचाया था। पुई! उस गहरी पर्पल धुंध में एक चमकता हुआ खून का फव्वारा फूट पड़ा। आह! लाओ जियांग! कीजिगो ने उस गहरी काली धुंध में एक ब्लड मिस्ट उठती हुई देखी। खून की तेज महक उसकी नाक में घुसी और उसका पेट पलट गया। कीजिगो का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बस दादागिरी करने वाला इंसान था। उसने पहले कभी इस तरह की पावर नहीं देखी थी और उस काली धुंध में मौजूद विशाल शैडो पर चिल्लाया, कमीने! ये 9 पोल स्कूल है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन सामने वाले को उसकी इन धमकियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि इविल नाइटमेयर शैडो ने कीजिगो पर कोई टॉर्चर या जानलेवा हमला नहीं किया था, लेकिन उसके खौफ और डर ने ही उसे लगभग कोलैप्स होने की कगार पर पहुंचा दिया था।
काली धुंध में शिया शिवे के सिसकने की आवाज रुक रुक कर गूंज रही थी। उस काली धुंध वाली अंधेरी रात में इंसान अपने हाथ की 5 उंगलियां भी नहीं देख सकता था। शिया शिवे के रोने की आवाज सुनकर ची जिगो के अंदर की सारी गंदी डिजायर्स खौफ में बदल गईं। कमरे से घनी काली धुंध बाहर निकलने लगी। दूर से ही कोई भी उस अंधेरे और किलिंग इंटेंट से भरी जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन को देख सकता था। 9 पोल स्कूल के कई स्टूडेंट्स तेजी से पहाड़ से नीचे भागे। तुम कौन हो? बाहर से रेंजर की आवाज आई। की जिगो ने बहुत सारे गंदे काम किए थे। वो इन माउंटेन पेट्रोल डीकन से सबसे ज्यादा डरता था, क्योंकि जब भी वो सामने आते थे तो उसका सारा मजा खराब कर देते थे। लेकिन इस बार उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर उसे इतनी राहत मिली जैसे उसने अपने बाप को देख लिया हो। की जिगो जोर से चिल्लाया, डीकन लिन, डीकन सॉन्ग, ये मैं हूं, की जिगो। यहां मॉन्स्टर्स हैं, जल्दी आकर मुझे बचाओ। की जिगो की आवाज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि उसे अपना कॉलर टाइट महसूस हुआ। उसकी बॉडी अचानक हल्की हो गई, उसे किसी चीज ने हवा में उठा लिया था। आह! की जिगो चिल्लाया, फिर उसकी गर्दन कसने लगी और उसका चेहरा सूज गया। वो उसके पीछे था। की जिगो भी एक हाफ स्टेप ब्लड अवेकनर था। उसकी जीन एनर्जी ने हर तरफ बेकार में हमले किए, लेकिन वो अपने पीछे मौजूद उस चीज को किसी भी तरह हिट नहीं कर पाया, जैसे कि वो कोई इनविजिबल भूत हो। गर्दन पर कसती हथेली की वजह से उसके गले से सिर्फ हो की आवाज निकल रही थी। पेट्रोलिंग डीकन ने अंदर की हलचल सुनी और वायलेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन भी बाहर तक फैल रही थी, लेकिन उस घनी काली धुंध ने उनका विजन ब्लॉक कर दिया था और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलो अंदर घुसते हैं, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे 9 पोल स्कूल में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रही है, डीकन लिन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ठीक है, दूसरे ने कहा। उन दोनों की उफान मारती जीन एनर्जी से कमरे की काली धुंध अचानक थोड़ी छट गई और उस धुंधले ऑफिस में कुछ लोग नजर आने लगे। उन्होंने एक ही नजर में रिवर प्लाटो को जमीन पर बुरी तरह मरा हुआ देखा। बाकी 3 लोग सोफा से बंधे हुए थे, जिनमें से एक बुरी तरह घायल होकर मरने की हालत में था, एक कमजोर था और एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो दोनों डीकन्स तुरंत समझ गए कि क्या चल रहा था। पक्का क्यूजिगो कोई गंदा काम कर रहा था। उसी के चक्कर में उन्होंने किसी ऐसी चीज को भड़का दिया था जिसे वो डील नहीं कर सकते थे। ओह, चलो चलें। ठीक है। हालांकि क्यूजिगो की हरकतें बहुत अनोइंग थीं, लेकिन फिर भी क्यूजिगो आखिर टियान जिमिंग का कुत्ता था। फ्लाइंग फ्लावर हॉल के डिसेंडेंट ने ज्यूजी स्कूल में कुछ नहीं कहा था। यहां तक कि सेक्ट के टेम्पररी लीडर ने भी उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया हुआ था। उन्हें लड़ना ही पड़ेगा, वरना 9 पोल स्कूल के लिए बात संभालना मुश्किल हो जाएगा। डीमन, क्यूजिगो को नीचे उतारो। सर, हॉस्टेजेस को छोड़ दो। हमारा ज्यूजी स्कूल शांगनिंग स्वेजो का एक रेगुलर स्कूल है, हम हर बात आराम से डिस्कस कर सकते हैं। उन दोनों डीकन्स ने घने धुएं में मौजूद उस ईविल शैडो को आवाज लगाई। जब वो धुएं के अंदर घुसे तो उन्होंने ऊपर देखा और क्यूजिगो को पाया, जिसका गला घोंटा जा रहा था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बदतमीज, अगर तुम नहीं रुके तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम हमारे 9 पोल स्कूल के खिलाफ जा रहे हो। कमरे में एक भयानक आवाज गूंजी। ईविल नाइटमेयर शैडो ने उनकी तरफ देखकर अपना मुंह फाड़ा। उसके भयानक दांतों ने उस मुस्कान को 12 गुना ज्यादा डरावना बना दिया था। हे। क्रिक, उस छोटे से कमरे में हड्डियां टूटने की आवाज आई। क्यूजिगो की गर्दन एक तरफ बेजान होकर लटक गई और ईविल नाइटमेयर शैडो की डरावनी हंसी ने उस पूरे नजारे को बेहद खौफनाक बना दिया। कमीने, ये ख्याल उन दोनों डीकन्स के दिमाग में एक साथ आया। ये भूत जानबूझकर उनके खिलाफ जा रहा था। आज उन्हें इस मॉन्स्टर को पकड़ना ही होगा ताकि एल्डर मार्शल ब्रदर टियन जामिंग को जवाब दिया जा सके। मास्टर शिया ने दुखी होकर एक गहरी सांस ली। हालांकि उन्होंने 9 पोल स्कूल में जाने की अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन अगर 9 पोल स्कूल ने उनके पीछे पड़ना शुरू कर दिया तो शांगनिंग स्वेजो में शिया फैमिली का नामोनिशान मिट जाएगा। योंगहू सिटी से शांगनिंग स्वेजो आना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। वो एक आम इंसान थे जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही बिताई थी। उन्हें अपनी बेटी को अवेकनर्स की लाइन में शामिल करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। इससे अच्छा तो ये था कि वो ईमानदारी से एक स्टेबल जिंदगी जीते। मास्टर शिया डरे हुए थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो जानते थे कि आज का ये तमाशा आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। फ्रॉस्ट किल्स द डेविल, हुआंग यू नोज यू। उन दोनों ने एक साथ अपना मेंटल मेथड स्टार्ट किया और उनकी बॉडीज एक चमचमाती रोशनी से भर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे ईविल नाइटमेयर शैडो ने उन दोनों डीकन्स को देखा ही नहीं था और वो लगातार क्यूजिगो की हड्डियां तोड़ता रहा, जब तक कि क्यूजिगो इंसानी रूप से पूरी तरह एक मांस के लोथड़े में नहीं बदल गया। ईविल नाइटमेयर शैडो ने अपना सिर उठाया और सामने खड़े उन दोनों को देखा। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसकी डामर जैसी अजीबोगरीब बॉडी सिकुड़कर सॉलिड हो गई। 9 पोल स्कूल के उन दोनों डीकन्स पर एक पतली फिल्म चढ़ गई थी। हालांकि वो फिल्म जिनहोंग और वांगयुन की फिल्म से कमजोर थी, उसका रंग हल्का ट्रांसपेरेंट था और उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। यहां तक कि वायलेंट एक्शंस के दौरान उसमें लहरें भी बन रही थीं। लेकिन ईविल नाइटमेयर शैडो को साफ पता था, ये ओरिजिनल लॉ था और ओरिजिनल लॉ की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था।
ईविल नाइटमेयर शैडो के पर्सपेक्टिव को शेयर करने की वजह से चू लिन को भी ये बात पता चल गई। वो डरा नहीं बल्कि एक्साइटेड था। नाइन पोल स्कूल के पास अपना खुद का सोर्स लॉ था। नाइन पोल स्कूल का डिसेंडेंट होने के नाते इसमें कोई शक नहीं था कि वो भी ओरिजिनल लॉ को मास्टर करने के क्वालिफाइड था। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। चू लिन अचानक उन दोनों के पीछे आ गया और उसने अपनी दोनों हथेलियां उनकी पीठ पर दे मारी। उनकी बॉडीज पर मौजूद वो फिल्म बहते हुए पानी की तरह अचानक सिकुड़ी और तेजी से चू लिन की हथेली में समा गई। तुम! वो दोनों हैरानी से चिल्लाए क्योंकि उनका सबसे स्ट्रांग सोर्स लॉ यहां आए इस इंसान के हाथों पल भर में मिट गया था। ये कैसा तरीका था? ध्यान से देखने पर पता चलता था कि चू लिन ने नाइन पोल स्कूल के फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल का टोकन पहना हुआ था। जूजी स्कूल में ऐसा खतरनाक इंसान कब से आ गया? उसी समय ईविल नाइटमेयर शैडो धुएं के बादल में बदल गया और वापस चू लिन के पैरों में समा गया। ऑफिस की वो घनी काली धुंध भी पूरी तरह गायब हो गई। चू लिन, इस बार तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, मास्टर शिया ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। चू लिन ने ज्यूजी स्कूल के स्टूडेंट्स को मारा था, जिससे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। चू लिन शिया सीयूए ने अपनी मीठी आवाज में पुकारा। उसकी आवाज अभी भी हल्की सी कांप रही थी। वो अभी तक अपने डर से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। चू लिन ने मुस्कुराते हुए शिया फैमिली और अंकल जिन की तरफ इशारा किया और उन दोनों डीकन्स से कहा, ये मेरे लोग हैं। वो दोनों डीकन्स आपस में बात करने लगे। डीकन लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। एल्डर मार्शल ब्रदर, तुमने ज्यूजी स्कूल के एक फॉरेन अफेयर्स मेंबर को मारा है। रूल्स के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। चू लिन ने ठंडी सांस ली और सोफा पर बंधे उन तीनों लोगों और जमीन पर पड़े मांस के उन दो लोथड़ों को देखा। नाइन पोल स्कूल? हे, क्या ये भी नाइन पोल स्कूल के लोग हैं? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम फैक्शन लीडर से बात कर सकते हैं। दोनों डीकन्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। डीकन सॉन्ग ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर ऐसी बात है एल्डर मार्शल ब्रदर, तो हमें हायर अथॉरिटीज को सच सच रिपोर्ट करना होगा। शौक से करो, चू लिन ने आराम से कहा। डीकन लिन ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और कमरे से बाहर निकल गया, जैसे फर्श बहुत गर्म हो और वो एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। डीकन सॉन्ग को थोड़ा शक हुआ। डीकन लिन के जाने के बाद उसने धीरे से चू लिन से कहा कि जिगो और जियांग प्लाटो दोनों टियन जिमिंग के आदमी हैं। एल्डर मार्शल ब्रदर, अपना ध्यान रखना। डीकन सॉन्ग ने उसकी तरफ देखा, पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए अपनी ठुड्डी उठाई और फिर भागते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। हम्फ! चू लिन ने अपना सिर घुमाया और उन्हें खोल दिया। डीकन सॉन्ग का मतलब था कि टियान जिमिंग बहुत पावरफुल है। अगर चू लिन को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम है तो बेहतर होगा कि वो ज्यूजी स्कूल के रिएक्ट करने से पहले ही इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाए। लेकिन चू लिन भला कैसे भाग सकता था? टियन जिमिंग फ्लाइंग फ्लावर हॉल का इनहेरिटर है, जबकि चू लिन फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल का इनहेरिटर है। उन दोनों की पोजीशन में कोई खास फर्क नहीं था, फर्क सिर्फ ज्यूजी स्कूल में उनके इन्फ्लुएंस का था। नाइन पोल स्कूल में बहुत सारे सीक्रेट स्किल क्लासिक्स हैं जो प्रैक्टिशनर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर चू लिन इस जगह को छोड़ देता तो उसे ऐसी दूसरी जगह कहाँ मिलती, जब तक कि वो अपनी मर्जी से लिमिट में रहकर चुपचाप यूं ना चला जाए और स्टार पैलेस में ना फंस जाए। चू लिन! खुलने के बाद मास्टर शिया ने घबराते हुए चू लिन से कहा, चलो जल्दी यहां से चलते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स में मेरी कुछ जान पहचान है। हम कैरावान के साथ दूसरे सिटीज में चले जाएंगे। अगर नाइन पोल स्कूल ने हमें पकड़ लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। चू लिन ने अपना सिर हिलाया। मैं ज्यूजी स्कूल का स्टूडेंट हूं। मैं कहां जाऊंगा? मास्टर शिया को बहुत जल्दी थी। चू लिन को ज्यूजी स्कूल आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था। वो साफ तौर पर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। वो ज्यूजी स्कूल के पुराने स्टूडेंट को कैसे हरा सकता था? उन्हें डर था कि स्कूल के लोग ऊपर से नीचे तक उनके खिलाफ हो जाएंगे और चू लिन अकेला इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। चू लिन ने तसल्ली देने के लिए मास्टर शिया के कंधे थपथपाए। ज्यूजी स्कूल में मेरी भी कुछ पहुंच है। टेंशन मत लो। टियन जिमिंग मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगर नाइन पोल स्कूल के 9 हॉल्स आखिर में बहुत कमजोर हो जाते हैं तो वो इंटरनल लड़ाई में ही खत्म हो जाएंगे। ये रूल सिर्फ चू लिन की ही नहीं बल्कि टियन जिमिंग की भी प्रोटेक्शन था। चू लिन ने उन तीनों की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। तुम तीनों मेरे साथ पहाड़ के ऊपर चलोगे। जब तक मामला शांत ना हो जाए पहाड़ से नीचे मत उतरना। अगली सुबह 9 मेन हॉल्स के अलावा वहां बहुत सारी टीचिंग बिल्डिंग्स भी थीं। ज्यूजी स्कूल के सबसे शानदार दौर में हर हॉल के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एकेडमिक अरेंजमेंट्स हुआ करते थे। आज अगर सारे लोग एक साथ भी आ जाएं तो भी वो एक क्लासरूम भी नहीं भर सकते। अब ज्यूजी स्कूल के उस शानदार दौर की गवाह सिर्फ ये खाली इमारत बची थी। जब चू लिन मेन स्कूल बिल्डिंग के बड़े क्लासरूम में आया तो 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स आगे की 10 रोज में इधर उधर बैठे थे। कुछ लोगों ने उसकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखा। उनमें से ज्यादातर लोग चुपचाप अपने हाथों में ली हुई बुक्स पढ़ रहे थे और उन्होंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। पहली रो के बिल्कुल बीच में एक ठंडी और खतरनाक नजर साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। चू लिन ने एक ही नजर में पहचान लिया कि वो उसी ब्रिज के पास खड़ा टियन जिमिंग था। कल ईविल नाइटमेयर शैडो ने जिन 2 लोगों को बुरी तरह मारा था वो उसी के भेजे हुए गुंडे थे जो एनरोलमेंट ऑफिस गए थे और अब उनके बीच की दुश्मनी पक्की हो चुकी थी।
हम्फ। टियान जिमिंग ने अपनी नाक से कोड़ते हुए आवाज निकाली और छू लिन की तरफ दुश्मनी भरी नजरों से देखा। क्लासरूम में फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। टियान जिमिंग से पंगा ले लिया, ये नया स्टूडेंट तो गया। टियान जिमिंग ज्यूजी स्कूल का फ्यूचर है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, कहीं हम भी किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। हाँ, चाहे जो भी हो, कुछ ही दिनों में हम किंगयुन यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो जाएंगे। टियान जिमिंग का स्टेटस चाहे कितना भी हाई हो, वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। छू लिन ने बैठने के लिए एक शांत जगह चुनी। वो बस ये जानने के लिए क्यूरियस था कि ज्यूजी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। अगर ये कोई बोरिंग क्लास निकली तो वो रोजाना लाइब्रेरी में जाकर हर तरह के क्लासिक्स पढ़ सकता था। क्रिक। की योंगयांग धीरे धीरे चलते हुए कमरे के अंदर आया। उसने उन 20 लोगों की तरफ एक नजर डाली, फिर गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। उसके सफेद बाल बहुत अजीब लग रहे थे। क्लासरूम में बहुत कम लोग थे। हैं? की योंगयांग की नजरें एक नए चेहरे यानी छू लिन पर टिक गईं। फिर उसे याद आया कि किसी ने उसे रिपोर्ट किया था कि फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल का इनहेरिटर हाल ही में स्कूल लौट आया है और उसका टियान जिमिंग के साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया है। ज्यूजी स्कूल के रूल्स के हिसाब से टियान जिमिंग को अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रहा है और की योंगयांग इसे बार बार उछालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सीधा बुक खोल ली। आज हम शेंशुआन लिमिट के बारे में बात करना कंटिन्यू करेंगे। की योंगयांग ने आराम से पढ़ना शुरू किया। पहले उसने ओरिजिनल टेक्स्ट का मतलब धीरे धीरे समझाया, फिर एक एक शब्द और सेंटेंस का मतलब बताया और आखिर में अपनी नॉलेज के हिसाब से उसके मेन पॉइंट समझाए। क्या ये कोर्स इतना कैजुअल है? छू लिन थोड़ा हैरान हुआ। क्या उसके जैसा बिगिनर भी इन लोगों के साथ सेम क्लास अटेंड कर सकता है? फिर छू लिन को समझ में आया कि ऐसा क्यों था। बाकी लोग जो बुक्स पढ़ रहे थे उन्हें छोड़कर नींद में झूम रहे थे। ये स्कूल सच में। छू लिन ने चुपके से अपना सिर हिलाया। ये डिक्लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, इसे तो किसी भी वक्त बंद किया जा सकता है। शेंशुआन लिमिट को ध्यान से सुनते हुए छू लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये क्लासिक थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल था। जीन पैनल ने की योंगयांग के सारे शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन छू लिन को कोई फीडबैक नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक बोलने के बाद की योंगयांग ने अपनी बुक नीचे रखी और सवालों के जवाब देने लगा। छू लिन ने भी दूसरों से शेंशुआन लिमिट की एक कॉपी उधार ले ली। फैक्शन मास्टर। टियान जिमिंग ने अपना गला साफ किया और बोलने लगा। मैं शेंशुआन लिमिट में बताए गए ओरिजिनल मेथड के एक्सट्रैक्शन की दूसरी स्टेज पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं एनर्जी का एक स्टेबल सोर्स नहीं बना पा रहा हूं। पता नहीं क्यों। ओ, की योंगयांग की आंखें चमक उठीं। टियान जिमिंग का कैरेक्टर भले ही बहुत घटिया था, लेकिन उसका टैलेंट सच में अच्छा था। क्या उसने शेंशुआन लिमिट की दूसरी स्टेज को भी समझ लिया था? तुम्हें किस नॉलेज पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है? टियान जिमिंग ने जीत की खुशी के साथ अपना मुंह खोला। सब उसे हैरानी से देख रहे थे और वो जोर जोर से बोलने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कुछ नॉलेज भी शेयर की, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को अचानक सब समझ में आने लगा। अच्छा, तो ये बात है। एल्डर मार्शल ब्रदर टियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टियान जिमिंग हंसा और उसने छू लिन की तरफ देखा। वो क्लासरूम में बिल्कुल अकेला था। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। एक क्यूई प्योर और टर्बिड है और 5 स्कूल्स हैं। एक क्यूई 5 एलिमेंट्स में बटी है और हर 5 एलिमेंट्स के पास 5 एलिमेंट्स हैं। एक ही नज़र में छू लिन का हर शब्द जीन पैनल ने रिकॉर्ड कर लिया और किताब के पन्ने और भी तेजी से पलटने लगे। जब वो पतली सी किताब खत्म होने वाली थी, तब तक शेंशुआन लिमिट की एक्सरसाइज स्ट्रैटेजी उसके दिमाग में आ चुकी थी। ये जीन एनर्जी से 5 विसरा और 6 फ्यू ऑर्गन्स को ट्रेन करने का एक तरीका था। ये ओरिजिनल मेथड इंसानी जीन लॉक में छिपा होता था। अगर तुम इस स्किल को एक मुश्किल लेवल तक प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें जीन लॉक को स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम नेचुरली ओरिजिनल लॉ जनरेट कर सकते हो। ये ओरिजिनल लॉ का बहुत डीप लेवल था। छू लिन ने बस किताब पढ़ना खत्म ही किया था कि उसने शेंशुआन लिमिट को मेज पर पटक दिया। इससे सबका ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। छू लिन। टियान जिमिंग भड़कते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसा नाटक करके दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लोगे? तुम ज्यूजी स्कूल के क्लासिक्स की बेइज्जती कर रहे हो। स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे और शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोग छू लिन को गुस्से और मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। वो ज्यूजी स्कूल जैसी बर्बाद हो चुकी जगह पर भी टिके हुए थे और उन्होंने अपना स्कूल नहीं बदला था। ये 20 से ज्यादा लोग ज्यूजी स्कूल से दिल से जुड़े थे और छू लिन का ऐसा करना शक के बिना उनके इमोशंस का मजाक था। की योंगयांग की आंखें शांत थीं, लेकिन उसकी खामोशी ही अपने आप में एक जवाब था। लू युहुआ, जिसकी छू लिन से मुलाकात हो चुकी थी, उसने उसे हल्के से धक्का दिया। वो हमेशा से काइंड हार्टेड थी, वरना वो कल छू लिन के लिए नोट देने नहीं जाती। छू लिन, मुझे लगता है तुम्हें डिस्पैचर से माफी मांग लेनी चाहिए। छू लिन कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और उसने अपनी एक उंगली आगे बढ़ा दी। उंगली पर मौजूद थोड़ी सी साइलेंट एनर्जी हल्की सी वाइब्रेट हुई और हैरानी से सबकी आंखें चमक उठीं। ओरिजिनल मेथड ग्रैन्यूल। बात यहीं खत्म नहीं हुई। छू लिन की उंगली पर एक फिल्म की लेयर बन गई थी। जीन एनर्जी के परसेप्शन से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उंगली गायब ही हो गई हो, जो विल की किसी भी डिटेक्शन को रोक रही थी। सेकेंड स्टेज। की योंगयांग जोर से बोला। उसकी सूखी उंगलियां कांप रही थीं।
वो तेजी से चलकर छू लिन के पास गया और उसे ध्यान से फील किया। वो सही था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टियन जीमिंग घबरा गया। हालांकि टियन जीमिंग का शेंशुआन लिमिट में मेजर नहीं था और वो हर दिन बस 2 या 3 घंटे ही इसे देता था, लेकिन फिर भी उसने इसे सैकड़ों दिनों तक प्रैक्टिस किया था। ये सेकंड स्टेज थी। क्या चूलिन ने सच में बस 1 घंटे की क्लास में इसे कर लिया? लू युहुआ ने चूलिन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसकी स्लीव को पीछे खींचा। वो आधी हैरान थी और आधी एम्बैरेस्ड। चूलिन की उंगली पर मौजूद फिल्म फैलती गई और जल्द ही उसने पूरे हाथ को कवर कर लिया। जब उसने इसे और नीचे की तरफ खींचा तो बो की आवाज के साथ वो फिल्म टूट गई। लगभग हो गया, चू लिन ने मन में सोचा। अगर वो चाहता तो उसका मोमेंटम पूरे शरीर को ओरिजिनल लॉ से कवर कर सकता था। ये शेंशुआन लिमिट की थर्ड स्टेज थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही शॉकिंग हो जाता। पूरी क्लासरूम एक पल के लिए शांत हो गई। की योंगयांग ने एक गहरी सांस ली। लाओ युक्वान के जाने से पहले ये किताब ज्यादा मशहूर नहीं थी। लाओ युक्वान भी इस क्लासिक को मास्टर नहीं कर पाया था। क्या चू लिन ने सच में सेकंड स्टेज की अर्ली स्टेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय लिया था? चू लिन, क्या तुमने शेंशुआन लिमिट को पहले कभी सीखा है? चू लिन ने अपनी आंखें झपकाईं और सीधे तौर पर हां कह दिया, क्योंकि वो ज्यादा एरोगेंट नहीं दिखना चाहता था। उसे पता था कि उसने अपनी काफी स्ट्रेंथ छिपा ली है, इसलिए उसने जोर से सिर हिला दिया। मैंने सच में पहली बार शेंशुआन लिमिट पढ़ी है। जैसे ही मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे इससे एक गहरा कनेक्शन फील हुआ और फिर अपनी पूरी मेहनत से मैंने सेकंड स्टेज अचीव कर ली। ये एक परफेक्ट मैच है। क्लासरूम में मौजूद सभी ने आह भरी। दुनिया की ज्यादातर सीक्रेट स्किल्स और क्लासिक्स ताकतवर प्रेडेसेसर्स ने अपने हिसाब से टेलर मेड बनाए थे। बाद की पीढ़ियां इन्हें सीखने में हमेशा पायनियर्स से पीछे ही रहती थीं। लेकिन कुछ लोग इन स्किल्स के साथ परफेक्टली मैच हो जाते थे और पायनियर्स की बराबरी कर लेते थे। ये सच में चू लिन का गुड लक था। वो जियूजी स्कूल के एक टॉप लेवल सोर्स लॉ के साथ पूरी तरह से मैच हो गया था। सेंट्रल रॉयल सिटी ने एनिमल टाइड को जज करने के लिए हार्म एंड डिजास्टर के 4 लेवल्स का इस्तेमाल किया था। बाद में इसे दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काफी यूज किया जाने लगा। ये शेंशुआन लिमिट एक डिजास्टर लेवल स्किल थी। ऐसी चीजें किस्मत से मिलती हैं, इन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। ये लेजेंडरी डिजास्टर लेवल से बस थोड़ी सी ही कम थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। की योंगयांग की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। इस आखिरी मौके पर जियूजी स्कूल को एक इतना अच्छा टैलेंट मिल गया था। लेकिन फिर की योंगयांग थोड़ा उदास हो गया। वो इतने अच्छे स्टूडेंट्स को रोक कर नहीं रख सकते थे। अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज भी लगा देते, तब भी उनकी ट्रीटमेंट दूसरे कॉलेजेस के एलीट स्टूडेंट्स के बराबर नहीं हो सकती थी। छू लिन, की योंगयांग ने छू लिन की तरफ एक साइन फेंका। जब तक तुम एक भी दिन के लिए जियूजी स्कूल में हो, तुम जियूजी स्कूल में कहीं भी जा सकते हो। इसके बाद ची योंगयांग ने फिर से टियान जिमिंग की तरफ देखा। आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। एकेडमिक प्रॉब्लम्स को लेकर उदास होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हें नेचुरली जियूजी स्कूल में जगह मिल जाएगी। की योंगयांग एक गहरी सांस छोड़ते हुए वहां से चला गया। क्या वो सच में छू लिन को रोक पाएंगे? की योंगयांग को इस बात की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो करना जरूरी था वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ। क्लास के बाद चू लिन ने एक सर्वेंट को बुलाकर फ्लोटिंग फ्रॉस्ट हॉल में शिया शीवे को लेटर्स भेजने के लिए कहा। की योंगयांग की वार्निंग के बाद टियान जिमिंग की कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। जब शिया शीवे जियूजी स्कूल से गई तो किसी की भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। खाली टीचिंग बिल्डिंग के पीछे एक गहरी और खौफनाक वैली थी जो घनी धुंध से घिरी हुई थी। सूखी पत्तियों पर कदम रखते हुए चू लिन लू युहुआ के पीछे पीछे वैली के किनारे तक गया। ये जगह तो सच में वीरान है। छू लिन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। इतने बड़े जियूजी स्कूल में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स थे। साथ ही लगभग 1 दर्जन डीकन्स थे जो पुराने स्टूडेंट्स ही थे, और कुछ बुजुर्ग थे जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। वीकडेज पर यहां आसपास कोई नहीं होता था। पूरा स्कूल किसी शांत पहाड़ की तरह सूना पड़ा रहता था। घनी धुंध हवा में तैर रही थी। इसमें भारी मात्रा में जीन एनर्जी भरी हुई थी जो सीधे इंसान के शरीर में जा रही थी। ये वो जगह है जहां स्टूडेंट्स वीकडेज में प्रैक्टिस करते हैं। लू युहुआ ने उस गहरी वैली वाले रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। छू लिन ने हाँ में सिर हिलाया। उसने रास्ते में 1 या 2 लोगों को यहां वहां बैठे देखा। वो कीचड़ में पालथी मारकर बैठे थे और हवा में मौजूद धुंध को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ये नज़ारा बिल्कुल उस एनर्जी पूल जैसा था जिसे यून ने सीक्रेट प्लेस में एब्जॉर्ब किया था, लेकिन यहां की धुंध कहीं ज्यादा गहरी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो आसानी से जीन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था। लू युहुआ रुकी और उस गहरी वैली के बीच में इशारा करते हुए बोली, अंदर ज्यादा गहराई में मत जाना। तुम्हारे लिए यही सबसे बेस्ट रहेगा कि तुम यहीं की धुंध को एब्जॉर्ब करो। बहुत ज्यादा एनर्जी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मामला सीरियस हो गया तो ये मौके पर ही प्रैक्टिशनर्स को फाड़ कर रख देगी। वहीं रुक जाना। छू लिन ने सिर हिलाया। लू युहुआ थोड़ी सी डल लग रही थी। इतना कहने के बाद वो चुपचाप खड़ी रही। काफी देर बाद उसने आगे कहा, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूं। जैसे ही वो लड़की वहां से गई, छू लिन से धुंध में जाने का इंतजार नहीं हुआ और वो सीधा गहराई में चलता चला गया। ये धुंध उसकी भूख कैसे मिटा सकती थी?
चोलिन की अभी की लोड कैपेसिटी और बीते सालों के एनर्जी पूल को देखते हुए अगर वो सीधे इसके अंदर घुस भी जाए तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी।